Hello and welcome back, guys, to another video on our channel. And this particular video is on reinforcement learning. So हमने प्रीवियस वीडियो में दो पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर किए थे। वो था सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सो ये आज ये तीसरा पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है जब हम बात करते हैं डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए। सो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो द फ्लो ऑफ द लेक्चर विल बी वेरी सिमिलर जो हमने पहले के वीडियोस में देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन। हम डिफाइन करेंगे हमारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, उससे शुरू करेंगे। फॉलोड बाय हम इसका पर्पस देखेंगे कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्यों यूज़ किया जाता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज़ करने के लिए। और तीसरा जो टॉपिक रहेगा और डिस्कशन वो रहेगा टर्म्स। जब आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करते हो ना, इसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स होते हैं, टू मेनी टर्म्स टू अंडरस्टैंड। So, understanding or discussing reinforcement learning without discussing the main terms used in this will be very unsatisfactory. तो हम वो टर्म्स भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। देन हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक्चुअली कैसे काम करता है यूजिंग अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। और वो एग्जाम्पल काफ़ी मैं सिंपल रखूँगा और इजी टू अंडरस्टैंड रखूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड रहे। और फाइनली जैसे कि हमने बाकी के वीडियोस में भी देखा था कि हम जो एल्गोरिदम्स यूज्ड होते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए, हम वो भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। एंड वन मोर थिंग, ये वीडियो शायद लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए। और फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि हम वो हर एक एस्पेक्ट कवर कर लें, आपका एक रिविजन भी हो जाए। और अगर इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग तो आपको वो भी समझ में आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डिफाइनिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो ये अगेन एक मैंने इंटरनेट से एक डेफिनेशन उठाया है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, and this will make things easier for us. So I will just read the definition for you. Definition ऐसा है कि ये एक ऐसा टाइप का मशीन लर्निंग मॉडल रहता है या एक मशीन लर्निंग मेथड रहता है where agent learns to make decision. ओके, एक एजेंट रहता है। ये एजेंट क्या रहता है वो हम आगे के पार्ट में देखेंगे कि एजेंट कैसे डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली एक इमेजिन कर लो, अभी के लिए आप एजेंट ऐसा इमेजिन कर लो कि एजेंट हमारा एक रोबोट है। इमेजिन कर लो कि एजेंट हमारा रोबोट है, तो हम रोबोट को उसके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, या रोबोट डिसीजन मेकिंग कैसे करे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो सीखे ऑन द गो, वो सीखे। सो इट इज़ अ मशीन लर्निंग टेक्निक वेयर एन एजेंट, for now let's imagine the agent to be robot, learns to make decision by performing actions in an environment to maximize some notion of cumulative reward. So in short इसका ये मतलब हुआ कि एक रोबोट है जो कि हमारा एजेंट है। वो एक एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है। एनवायरनमेंट कुछ भी नहीं है, एनवायरनमेंट उसको कहा जाता है
जिससे रोबोट इंटरैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर रोबोट एक रूम में प्लेस्ड है तो रूम हमारा एनवायरनमेंट हो गया। अगर एक रोबोट एक मॉल में प्लेस्ड है तो मॉल हमारा एनवायरनमेंट हो जाएगा। सो एनवायरनमेंट इज नथिंग बट एजेंट जिसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, एजेंट जिस पे अपने एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। और ये एक्शंस क्या होते हैं? एक्शंस कुछ भी नहीं होते। अगर रोबोट राइट मूव कर रहा है तो वो एक टाइप का एक्शन है। रोबोट अगर लेफ्ट मूव कर रहा है तो वो एक दूसरे टाइप का एक्शन है। तो एजेंट है, वो एनवायरनमेंट में रह के कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है और वो ट्राई करता है कि वो वैसे एक्शंस परफॉर्म करे, वैसे एक्शंस परफॉर्म करे जिससे रिवॉर्ड रिवॉर्ड मैक्सिमाइज हो जाए। अब ये रिवॉर्ड क्या है? हर एक रोबोट, अगर रोबोट एक रूम में है तो उसका एक पर्पस होगा ना रूम में। फॉर एग्जांपल अगर रोबोट को हमने क्लीनिंग टास्क पे लगाया है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो रहेगा कि वो होगा रूम को क्लीन करना। सो अगर वो रूम को अच्छे से क्लीन करता है तो उसको ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अगर वो रूम को अच्छे से क्लीन नहीं करता है तो उसको रिवॉर्ड पॉइंट्स कम मिलेंगे। तो रिवॉर्ड एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम एजेंट का एक्शन करने का परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। अगर एक्शन खराब है तो रोबोट को कैसे समझ में आएगा कि एक्शन खराब है? वो समझेगा थ्रू रिवॉर्ड मैकेनिज्म। अगर रोबोट ने एक पर्टिकुलर एक्शन लिया, फॉर एग्जांपल एक्शन वन लिया, एक्शन वन क्या था? वो जाके वॉल से टकरा गया। इट हिट्स द वॉल। व्हेन इट हिट्स द वॉल, एक रिवॉर्ड इसको मिलेगा जो कि होगा नेगेटिव रिवॉर्ड, जिसको पेनल्टी कहते हैं, क्योंकि मेन पर्पस वो नहीं था। रोबोट को दीवार को हिट नहीं करना था, दैट वाज नॉट द मेन पर्पस। तो इसको हम कुछ पेनल्टी पॉइंट्स दे देंगे, फॉर एग्जांपल -10। ये हमारा एक्शन वन था। सपोज सिमिलर सिचुएशन में हमारा एक्शन टू था। रोबोट ने जाके जो भी डस्ट था, क्योंकि पर्पस था रूम को क्लीन करना, जो भी डस्ट था उसको साफ कर दिया। तो इस केस में इसको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो होगा +10 का। तो रोबोट क्या करेगा ना, ट्राई करेगा ऐसे एक्शंस परफॉर्म करे जिसमें जो रिवॉर्ड है वो मैक्सिमम हो जाए। तो रोबोट ये समझ जाएगा कि दीवार को हिट नहीं करना है, डस्ट क्लीन करना है। सो रिवॉर्ड इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच actions of the agent is controlled और it is measured कि एक्शन सही लिया गया है या गलत लिया गया। ओके, ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या 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 होता है। सो इन शॉर्ट, it is a way to train your agent inside an environment so that it maximizes reward। तो ये एग्जांपल हमने ले लिया, एक रोबोट का एग्जांपल ले लिया। एक हमारा एक ट्रेनिंग ऑफ पेट भी है। अगर इफ यू आर फॉन्ड ऑफ कीपिंग अ पेट, डॉग और घर पे जब वो नया नया आता है ना तो उसको उतना समझ में नहीं आता है कि वो कैसे इंटरेक्ट करे या क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करे। तो आप क्या करते हो जब भी वो कुछ अच्छा एक्शन परफॉर्म करता है, कि वो घर को ज़्यादा गंदा नहीं करता या वो बिना बात का किसी गेस्ट पे बात नहीं करता या अटैक नहीं करता, तो यू काइंड ऑफ रिवॉर्ड इट। आप उसको अच्छा मील दे देते हो या आप उसके ज़्यादा और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हो, तो वो एक रिवॉर्ड हो गया पेट के लिए। तो वो पेट समझने लग जाता है कि मोर यू डू दोज काइंड्स ऑफ एक्शंस, अच्छा बिहेवियर करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो वैसे ट्रेन हो जाता है। तो ट्रेनिंग अ पेट इज वेरी सिमिलर टू रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके, ये क्लियर हो गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल है जहाँ पे एक रोबोट, एक हमने उसको कॉम्प्लेक्स सा पजल दे दिया है, एक मेज दे दिया है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होंगे जो उसको नेविगेट करके उसको निकलना है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पाथ्स होंगे और उसका मेन पर्पस होगा इस एंट्री पॉइंट से इस एग्जिट पॉइंट पे जाना है। ये हमारा एंट्री है
और ये हमारा एग्जिट है। तो वो ना पाथ लर्न करने का कोशिश करेगा, डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स अडॉप्ट करेगा, और एक टाइम में ऐसा हो जाएगा कि वो इतने सारे पाथ्स उसने एक्सप्लोर कर लिए, और बेस्ड ऑन रिसीविंग रिवॉर्ड्स वो समझ जाएगा कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको लेफ्ट मूव करना है कि राइट मूव करना है। तो ये काफ़ी हद तक रीइंफोर्समेंट लर्निंग को बहुत अच्छे से कवर अप करता है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, और हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे हैं व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन। ओके, तो आप अभी कुछ हद तक इमेजिन कर पा रहे होगे कि आपका मेन पर्पस या एम क्या है रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज करने के लिए। जो मेन पर्पस होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज करने के लिए, वो होता है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स। अभी देखो, जब हम रोबोट की बात कर रहे थे तो उसको एक रूम क्लीन करना है, फॉर ह्यूमंस इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि हमको हर चीज़ दिख रहा है, हम हर चीज़ को फील कर पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम नहीं होगा। बट फॉर अ कंप्यूटर, फॉर अ मशीन, कंप्यूटर और की मशीन जो कि यहाँ पे एक रोबोट है, फॉर देम इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क टू डू, क्योंकि उनको कुछ सेंस नहीं है स्टार्टिंग में कि उनको क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है। एक रोबोट का एग्जांपल हो गया, या आप एक जब ड्रोन फ्लाई करते हो, जो ऑटोनोमस ड्रोन होते हैं, वो अपना पाथ कैसे ट्रेस करे थ्रू डेंस वैलीज फॉरेस्ट। ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग टास्क है। उनके सामने पेड़ आ जाते हैं, कोई एनिमल आ जाता है या कोई ह्यूमन आ जाता है, तो उनका डिसीजन क्या होना चाहिए। और या तो आप ये मेज वाला एग्जांपल ले लो, जहाँ पे एक रोबोट को एक कॉम्प्लेक्स पजल के थ्रू गुजर के फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट इट हैज़ टू रीच, तो उसको बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम में, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, सीक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग। सीक्वेंशियल मतलब सिर्फ उसको एक डिसीजन नहीं लेना, एक के बाद एक लेना है, पहले वो एक लेगा, फिर उसके बेस पे दूसरा, उसके बेस पे तीसरा। तो जो हमारा, जैसे उसने फर्स्ट एक एक्शन लिया A1, फिर A1 के बेस पे वो कोई एक्शन लेगा A2, जैसे ये A1 है, उसके बेस पे कोई दूसरा एक्शन लेगा A2। अब A2 पे डिपेंड करेगा कि A3 क्या होना चाहिए। जो ऐसे एक्शंस होते हैं सीक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग एक्शंस, वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज किया जाता है। और रिमेंबर, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। उधर जो मेन टारगेट होता था वो कुछ आउटपुट प्रिडिक्ट करना होता है, यहाँ पे आपको डिसीजन प्रिडिक्ट करना है, या कौन सा डिसीजन ले वो प्रिडिक्ट करना है। ओके, ओके, सो ये मेन पर्पस है। और एक और ये चीज़ यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया गया है, इट इज़ यूजफुल इन सिनेरियोज, ये ऐसे सिनेरियोज में बहुत हेल्पफुल होता है where we want a system, over here system is the agent। ओके, रोबोट हो सकता है, ड्रोन हो सकता है, कंप्यूटर चेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, where you want the system to learn from its own experience and improve its performance over time। तो वो अपने एक्सपीरियंस से वो डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस लेके वो अपने एक्सपीरियंस से इम्प्रूव करे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट होता है एपिसोड्स का, हम आगे देखेंगे उसको कैसे डिफाइन होता है, कि वो अपने एक्सपीरियंस से ना अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे विदाउट प्रोग्रामिंग इट फॉर एवरी पॉसिबल सिचुएशन। तो आप इमेजिन कर सकते हो जब एक ड्रोन एक फॉरेस्ट या हिली टेरेन में मूव कर रहा है, तो कितने सारे पॉसिबल सिचुएशंस हो सकते हैं, एंड कोडिंग फॉर देम इज वेरी हेक्टिक टास्क। मतलब हम उतने पॉसिबल रूल्स डाल ही नहीं सकते। ठीक है,
फॉर दोज काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, फॉर दोज काइंड ऑफ एप्लीकेशन दिस इज यूज्ड। एक और बहुत ही वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ओके, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होते हैं, आप इमेजिन करो, आप अभी आप ये इमेजिन करो कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, ये तो अपना एजेंट हो गया कार। एनवायरनमेंट क्या है, आप ये गेस कर सकते हो कि एनवायरनमेंट क्या रहेगा इस एजेंट के लिए। एनवायरनमेंट वो सब कुछ रहेगा जो जिससे वो इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे रोड हो गया, दूसरे व्हीकल्स हो गए, ट्रैफिक लाइट हो गया, जो भी आसपास की चीजें, ह्यूमंस हो गए, वो एनवायरनमेंट हो गया उसके। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए कितना कॉम्प्लेक्स टास्क है कि वो सारे ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करे, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करे, स्पीड लिमिट क्रॉस ना करे, विदाउट एक्सीडेंट किए हुए वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क फॉर अ ऑटोनॉमस व्हीकल टू डू दैट। हम ह्यूमंस के लिए रिलेटिवली सिंपल रहेगा, बट फॉर अ मशीन टू डू दैट इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क, और उसको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेने पड़ेंगे। सो ये है ओवरऑल एम रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर, डेफिनेशन क्लियर है, एम क्लियर है। सो नाउ लेट्स गो टू सम important terms used in reinforcement learning। जो पहला टर्म है वो है एजेंट। वो है एजेंट। और हम ये सारे जो टर्म्स सीखेंगे, मैं ट्राई करूंगा आपको एग्जाम्पल से समझाने के लिए। एक कॉमन एग्जाम्पल्स रखेंगे सारे टर्म्स को समझने के लिए। तो वो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एक चेस है। चेस एक गेम है, हमें कंप्यूटर को सिखाना है कि वो चेस कैसे खेला जाए। ओके, तो एजेंट क्या रहेगा? एजेंट एक प्रोग्राम रहेगा। एजेंट एक प्रोग्राम रहेगा। एजेंट जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल चीज हो, वो एक प्रोग्राम भी हो सकता है। ठीक है, वो एक पीस ऑफ कोड भी हो सकता है जो अपने आप को ओवर टाइम अपेंड करता रहे, ओवर टाइम अपडेट करता रहे कि अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो कैसे रिएक्ट करना है। तो वो एक प्रोग्राम होगा, चेस प्लेइंग प्रोग्राम। ओके, प्रोग्राम होगा वो एक चेस प्लेइंग प्रोग्राम होगा। या आप ये भी इमेजिन कर सकते हो कि आपको एक रोबोट को चेस खिलाना है, तो इन दैट केस जो एजेंट होगा वो होगा अपना रोबोट। सो एजेंट इज नथिंग बट, एजेंट इज दैट एंटिटी, or it is that object that performs actions or decision on environment, or it interacts with environment। तो इधर ही अपना दूसरा टर्म आ गया कि environment क्या है। दूसरा टर्म आ गया environment क्या है। Environment is nothing but the world with which the agent interacts। वो सारी दुनिया है जिससे वो एजेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ओवर हियर अगर हम एक रोबोट भी एग्जांपल ले सकते हैं, रोबोट थोड़ा ज़्यादा इजी होगा समझने के लिए। तो रोबोट के लिए एनवायरनमेंट चेस बोर्ड है। चेस बोर्ड है, और इस चेस बोर्ड में सिर्फ चेस बोर्ड नहीं है, उसके सारे जो वो होते हैं, पीसेस होते हैं, जैसे अपने हॉर्स हो गए, किंग हो गया, क्वीन हो गया, जो भी सारे पीसेस हैं वो सारे उसके एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे। ठीक है, सिर्फ चेस बोर्ड नहीं है, रोबोट चेस किससे खेलेगा? उसमें पॉन्स होते हैं, किंग होता है, हॉर्स होता है, क्वीन होता है। तो वो सारे उसके एलिमेंट्स हो गए। तो इधर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, किंग हो गया, हॉर्स हो गया जिसको शायद रूट भी कहते हैं, नाइट हो गया। ओके, हॉर्स नहीं, सॉरी, हॉर्स तो नाइट हो गया। एलिफेंट, घोड़ा जिसको कहते हैं, उसको रूट कहते हैं।
तो ये सारे जो पीसेस भी हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगे. सो एनवायरनमेंट इज नथिंग बट द वर्ल्ड विथ विच द एजेंट इंटरेक्ट्स. एजेंट किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो अपने एक्शंस किस पर परफॉर्म करेगा. ओके, वो हो गया. अब तीसरी चीज जो आ गई, जो अभी तक हमने इस टर्म का डिस्कशन नहीं किया, वो होता है स्टेट. स्टेट क्या होता है? देखो अभी फॉर एग्जांपल एक ये चेस बोर्ड है. एग्जांपल ये चेस बोर्ड है, 8 बाई 8 होता है, बट मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बस कुछ रैंडम बॉक्सेस बना दिए. तो ये इनिशियल पोजीशंस है, ठीक है. यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अपने पीसेस रखे हुए हैं. ओके, ये इनिशियल पोजीशन हो गई. तो ये हो गया अपना स्टेट 1. तो एजेंट ने ना रैंडमली कुछ इस चेस एनवायरनमेंट पे एक कुछ एक्शन परफॉर्म कर दिया. कुछ एक्शन परफॉर्म कर दिया. वो एक्शन क्या था? जो चीज पहले इधर थी, ये जो पॉन इधर था, उसने उसको उठा के इधर रख दिया. तो ये स्टेट 2 हो गया. सिमिलरली स्टेट 3 में क्या होगा कि ये जो पीस जो इधर था, वो फॉर एग्जांपल इधर नेक्स्ट ब्लॉक पे आ जाएगा. इधर जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा वो अपना स्टेट 3 हो जाएगा. इधर आ जाएगा अपना पॉइंट. सो whenever a agent interacts and performs an action on the environment, the state of the environment changes. अभी environment initially एक पोजीशन पे है या इनिशियली एक स्टेट में है. जब भी हम कोई एक उस पर एक्शन परफॉर्म करते हैं तो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है. तो दैट चेंजिंग इज कॉल्ड स्टेट. एनवायरनमेंट जब भी उसमें कोई एक्शन परफॉर्म होता है, उसका स्टेट चेंज होता रहता है. फॉर एग्जांपल आप ही इमेजिन कर लो, आप जब सुबह सुबह उठते हो, इट्स अ मॉर्निंग और आपको कॉलेज जाना है या आपको जॉब पे जाना है, तो आपका स्टेट थोड़ा सा डिप्रेसिंग, नॉट डिप्रेसिंग, आप थोड़ी सी बोरिंग या सैड मूड में हो सकते हो. ठीक है, क्योंकि आप कॉलेज जाना है लेक्चर्स अटेंड करने. तो वो आपका एक स्टेट. फिर आप कॉलेज गए, आपने एक एक्शन परफॉर्म किया कि आप कॉलेज गए. वहाँ पे आपका स्टेट क्या हो जाएगा? आप अपने दोस्तों से मिलते हो, इंटरेक्शन होता है, तो आपका स्टेट थोड़ा हैप्पी हो जाएगा. आप खुश हो जाते हो, दोस्तों से मिल गई, बात बात हो गई. ठीक है, तो आपका स्टेट अभी हैप्पी हो गया. फ्रॉम सैड और थोड़ा डल फील करने से आपका स्टेट हो गया हैप्पी. तो वैसे ही एनवायरनमेंट का भी स्टेट चेंज होता है जब हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं. तो स्टेट एक सिचुएशन है, स्पेसिफिक सिचुएशन है एक एनवायरनमेंट का. ओके, सिचुएशन है. ओके, चौथे डेफिनेशन पे जाते हैं, वो एक्शंस है. देखो अभी तक आपको एक्शंस का तो बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि एक्शन क्या है. एक्शन कुछ नहीं, डिसीजंस हैं या स्टेप्स हैं. जो भी स्टेप एजेंट डिसाइड करता है कि हम मेरे को क्या परफॉर्म करना है. स्टेप टेकन बाय एजेंट ऑन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एक्शन. तो जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि इस पॉन को हमने मूव करके इधर लेके आ गए थे, तो वो एक एक्शन है. ओके, दैट इज क्लियर. हम दूसरे टर्म पे जाते हैं. ये होता है रिवॉर्ड. काफी हद तक हम जब डेफिनेशन और एम्स पढ़ रहे थे, काफी हद तक हमने सारे टर्म्स कवर कर लिए, बट स्टिल मैं एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में सारे टर्म्स एक एनक्लोज करने का ट्राई कर रहा हूँ कि सारे टर्म्स कवर हो जाए. ओके, अब ये रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड जैसे हमने पहले देखा था कि एक फीडबैक है एनवायरनमेंट के तरफ से. फीडबैक फ्रॉम एनवायरनमेंट. एक एजेंट है, उसने एक एक्शन परफॉर्म किया एनवायरनमेंट पे. अब एनवायरनमेंट जज करेगा उस एक्शन को कि वो एक्शन सही है कि नहीं. बेस्ड ऑन दैट वो एक फीडबैक देगा अपने एजेंट को. वो फीडबैक वो
पॉजिटिव हो सकता है जिसको हम रिवॉर्ड कहते हैं, और दूसरा वो नेगेटिव भी हो सकता है जिसको हम पेनल्टी कहते हैं। ओके, तो ये रिवॉर्ड रिवॉर्ड बेसिकली एक फीडबैक है एनवायरनमेंट की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, इस जब चेस गेम चल रहा था तो एक सिचुएशन ऐसे आ गई, ये हमारा पॉन है और ये ओपोनेंट का पॉन है, ठीक है। तो हमारे एल्गोरिदम या हमारे रोबोट ने क्या किया ना, अब हमारे रोबोट की चांस है, उसने क्या किया, ये पॉन को उसने काटा नहीं। ओके, अब मेरे को, मैं चेस ज़्यादा खेला नहीं हूँ, बट मेरे को लगता है ऐसे सीधा काट सकते हैं, अगर सामने है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सीधा काट सकते हैं। तो उसने उसको काटा नहीं, और नेक्स्ट मूव में ओपोनेंट ने इसको काट दिया। तो एक रिवॉर्ड जाएगा कि अगर ये सामने है और हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो उसको एक नेगेटिव रिवॉर्ड जाएगा कि तुम्हारे सामने एक अपॉर्चुनिटी थी, यू मिस्ड इट, सो फॉर दैट यू गेट सम माइनस पॉइंट्स, उसको पेनल्टी है। सेम अगर अब उसने लर्न कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा ना, जैसे सामने आया ना वो काट देगा और उसको कुछ एक +1 मिल जाएगा, तो ये मेक श्योर करेगा आगे भी ये वैसे ही परफॉर्म करता रहेगा। ओके, या एग्जाम्पल ऐसा ले लो कि उसके सामने आ गया और उसने काट दिया, तो उसको एक +1 मिल जाएगा या +10 मिल जाएगा। तो वो इंश्योर करेगा कि आगे ये ऐसे मूव्स करे, सामने कोई आया तो उसको काट दो। ये हो गया रिवॉर्ड। अब सिक्स्थ में जाते हैं। सिक्स्थ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है जिसको हम पॉलिसी भी कहते हैं, और इसको हम ना पाई से डिनोट करते हैं। ये पॉलिसी क्या है? पॉलिसी कुछ नहीं है, एक स्ट्रैटेजी होता है यूज्ड बाय द एजेंट टू डिसाइड एक्शंस बेस्ड ऑन स्टेट। ओके, तो पॉलिसी कुछ नहीं है, एक सेट ऑफ रूल्स आप समझ लो, जो एजेंट फॉलो करता है कि उसको एक गिवन स्टेट में कैसा एक्शन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, इस चेस में ही सामने ओपोनेंट था, तो इस पॉलिसी में वो फीड हो जाता है, या इस पॉलिसी में वो रूल रिटन रहता है कि अगर कोई सामने है ना उसको काट दो। तो आप ये बोलोगे कि ये पॉलिसी कैसे बनते हैं? इट इज द स्ट्रैटेजी बेसिकली। मैं आपको इधर पहले लिख देता हूँ, फिर मैं, एक स्ट्रैटेजी होता है फॉर एजेंट्स टू मेक डिसीजंस। तो स्ट्रैटेजी होता है फॉर एजेंट्स टू मेक डिसीजंस। तो ये पॉलिसी क्या होता है ना, स्टार्टिंग में जब हम ट्रेनिंग करना शुरू ही करते हैं तो पॉलिसी ज़्यादा कुछ होता नहीं है, खाली आप समझ लो रैंडम होता है कि वो कुछ भी रैंडम मूव चलेगा। बट ओवर टाइम कुछ पॉलिसीज या स्ट्रैटेजीज बिल्ड होने लगते हैं। जैसे अगर उसको, जैसे जहाँ पे पेनल्टी मिल गई तो वो एक पॉलिसी ऐसी बना लेगा, या एक ऐसा रूल वो समझ लेगा कि एक पर्टिकुलर एक्शन में, एक पर्टिकुलर स्टेट में हमें ये वाले स्टेप नहीं लेने हैं, हमें वो स्टेप लेना है जिससे रिवॉर्ड मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो पॉलिसी स्ट्रैटेजी विच गाइड्स द एजेंट टू मेक डिसीजन। स्टार्टिंग में पॉलिसी हम लिखते नहीं है, ठीक है। आप ही इमेजिन कर लो, इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए, सिंपल सिस्टम के लिए आप पॉलिसीज लिख सकते हो, बट कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए आप पॉलिसीज नहीं लिखते। तो पॉलिसीज ऑन द गो सीखी जाती है एजेंट के द्वारा। तो ये पॉलिसीज होती है जो गाइड करता है। इनिशियली रैंडम स्टेप्स लेता है, बाद में धीरे धीरे वो गाइड कर लेता है। और ये रैंडम स्टेप्स भी आप, मैं बताऊंगा कि पॉलिसीज के बेस्ड पे आप हमारे एल्गोरिथम्स अलग अलग होते हैं। अब सेवेंथ जो है वो है वैल्यू फंक्शन, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वैल्यू फंक्शन एक वैसा है, बेसिकली इट इज अ फंक्शन दैट estimates how good a particular state is in terms of expected rewards। ठीक है, देखो,
अभी हमने एजेंट ने एक एक्शन ले लिया एनवायरनमेंट पे, एक नए स्टेट पे आ गया, जैसे एक उसने एक पर्टिकुलर मूव कर दिया। हाँ, मैं यहाँ से ना फिर से एक बना देता हूँ। ये रेड वाला हमारी टीम है, ठीक है, और ब्लैक वाला ओपोनेंट की टीम है। और चेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें गेम जीतना है, और गेम जीतने के लिए हाँ हमको उनके पीसेस को एलिमिनेट करना पड़ता है, उसको काटते रहना पड़ता है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट हमारे सामने ऐसा सिचुएशन आया, और इनके ये एक रेड बॉक्स है, ये सामने एकदम आमने सामने, तो हमने ये इसको काट दिया। तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, माइनस मिलनी चाहिए या पॉजिटिव मिलनी चाहिए, ये कैसे डिसाइड किया जाए? तो डिसाइड होता है वैल्यू फंक्शन से। तो वैल्यू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो रिवॉर्ड के वैल्यू को, जो रिवॉर्ड को एक वैल्यू देता है ना। हमारे कंप्यूटर को कैसे पता कि पॉजिटिव देना है नेगेटिव देना है? तो एक मैथमेटिकल फंक्शन बनाते हैं हम, जिससे बेस्ड ऑन स्टेट, अभी एक ऐसा स्टेट है जो फॉर एग्जांपल हमने काट दिया, रेड वाला इधर आ गया, और जो एनिमी है, जो ओपोनेंट है, उसके टोटल पीसेस में से वन माइनस हो गया। तो ये एक स्टेट है। तो ऐसे स्टेट में क्या वैल्यू देंगे रिवॉर्ड को? तो रिवॉर्ड ऑब्वियसली प्लस होगा, +10 होगा या +1 होगा। तो जब ऐसा सिचुएशन है, तो हम अब समझ रहे हैं कि सॉरी, थ्रू वैल्यू फंक्शंस पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो रिवॉर्ड को एक वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए वैल्यू फंक्शंस यूज होते हैं, ठीक है। और वैल्यू फंक्शंस भी ऑन द गो चेंज होते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं। अब एक एट्थ जो डेफिनेशन है वो है क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू एक ऐसी चीज है, बेसिकली ये सेट ऑफ पेयर्स होते हैं। हमारा एक स्टेट होता है, एक एक्शन होता है, और हर एक एक स्टेट और एक्शन के करस्पॉन्डिंग एक रिवॉर्ड वैल्यू होती है, वैल्यू असाइन हुई रहती है, ठीक है। तो ऐसे ना बहुत सारे स्टेट और एक्शन होते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक हम एक पर्टिकुलर स्टेट में हैं, उस स्टेट में ये एक्शन लेने से क्या रिवॉर्ड मिलेगा? तो बेसिकली क्यू वैल्यूज एक सेट ऑफ स्टेट एक्शन पेयर्स होते हैं, जिससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें क्या एक्शन लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि क्यू क्यू वैल्यूज क्या है। क्यू वैल्यूज कुछ नहीं है, एक सेट ऑफ स्टेट एक्शन पेयर है। एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए अगर हम एक एक्शन लेंगे, स्टेट करंट है, उस पर अगर हमने एक एक्शन परफॉर्म किया तो हमारा रिवॉर्ड पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे स्टेट एक्शन पेयर्स ना हमारे रोबोट को या चेस प्लेइंग प्रोग्राम को गाइड करते हैं कि क्या एक्शन लेना है, ठीक है, कि क्या एक्शन लेना है। और ये जो रिवॉर्ड वैल्यूज हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, यूजिंग ये वैल्यू फंक्शंस ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एट्थ हो गए। और जो नाइन्थ है, अगर आप सोच रहे हो कि और कितने डेफिनेशन है, तो टोटल 10 है, ये सेकंड लास्ट है, ये हो गया। अब देखते हैं एपिसोड। मैंने एक पहले बोला था कि एपिसोड करके एक चीज आएगी जो हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो, चेस गेम शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ हमारा, स्टार्ट हो गया। चेस गेम चलता रहा, बहुत सारे एक्शंस लेता रहा हमारे रोबोट ने, एक एनवायरनमेंट पे जो है चेस बोर्ड, और वो गेम एंड पे आ गया, और अनफॉर्चुनेटली हम गेम हार गए, वी लॉस्ट द गेम, ठीक है। तो ये हो गया एपिसोड 1, ठीक है, ये एपिसोड 1 हो गया। अब एपिसोड 2, गेम फिर से स्टार्ट हुआ,
अभी हमारे स्ट्रैटेजीज थोड़े से बेहतर है, हमारे क्यू वैल्यूज बहुत और रिफाइंड है। ठीक है, हमारे पास और वैल्यूज हैं एक्सप्लोर करने के लिए, एक्शंस क्या क्या लिया जा सकता है, क्योंकि पिछला गेम हमने हारा है तो वो कुछ एक्सपीरियंस लेके आ रहे होंगे ना। तो हमारा एपिसोड 2 हो गया, फिर से ट्रेनिंग शुरू हुई, फिर से गेम चलता रहा चलता रहा चलता रहा, एंड में आ गए और इस बार हम फिर से हार गए। ठीक है, हम फिर से हार गए। तो ये हो गया एपिसोड 2। अब रोबोट फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने वापस गेम शुरू किया, स्टार्ट किया, एंड तक लेते गए, फिर वापस गेम खत्म हो गया और इस बार भाई ने सबका बदला ले लिया और हमारा रोबोट जीत गया। तो आप एपिसोड समझ रहे हो ना कि इपॉक्स होते हैं बेसिकली, जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में हम जिसको इपॉक्स कहते हैं ना, यहाँ पे इसको एपिसोड कहा जाता है। पर ये भी एक मशीन लर्निंग ही है, बट जब हम एक स्पेसिफिकली ANN CNN की बात करते हैं, उस बार हम नंबर ऑफ एपॉक्स की बात करते हैं और यहाँ पे वो टर्म एपिसोड से हुआ। सो एपिसोड इज नथिंग बट sequence of state action pairs from starting to beginning, बहुत सारे state action pairs होंगे, state actions pair n number of state action pairs होंगे, उसको एक एपिसोड किया जाता है, स्टार्ट टू एंड, उसके बीच में बहुत सारे स्टेट एक्शन पेयर्स, उसको एक एपिसोड। तो ऐसे बहुत सारे एपिसोड होते हैं जिससे हमारा जो हमारे पॉलिसीज अपडेट होते हैं, जो स्ट्रेटेजी हम होते हैं वो अपडेट होते हैं, वैल्यू फंक्शंस कैसे कैलकुलेट किया जाए, मैथमेटिकल फंक्शंस के वेट्स भी ट्यून होते हैं। ओके, और हम आखिरी में आ जाते हैं जिसको कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर, तो डिस्काउंट फैक्टर एक ऐसी चीज है, ये एक वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो डिस्काउंट फैक्टर एक वेटिंग सिस्टम है, जो वेट करता है। वेट करना मतलब एक वैल्यू असाइन करता है एक करंट रिवॉर्ड को और एक फ्यूचर के आने वाले रिवॉर्ड को। एग्जाम्पल, करंट उसने एक बहुत अच्छा मूव खेला, एक बहुत अच्छा मूव खेला और उसको 10 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, तो वो हमारे पॉलिसी में अपडेट हो जाएगा कि ऐसा सिचुएशन आया, हमने ऐसा एक्शन लिया, तो रिवॉर्ड मैक्सिमाइज हो रहा है, आगे भी ऐसे ही चलेंगे। लेकिन नेक्स्ट मूव में जिस बंदे ने काटा था ना, एक कोई ओपोनेंट का एक पीस काट दिया, नेक्स्ट मूव में वो खुद कट जा रहा है, उसको ओपोनेंट ना उसको एलिमिनेट कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। तो इमीडिएट रिवॉर्ड तो अच्छा था, बट आगे फ्यूचर में वो एलिमिनेट हो गया और हमें -20 का घाटा पड़ा है। तो डिस्काउंट फैक्टर एक वैसा मैकेनिज्म है which is used to balance immediate reward versus future reward। और ये पॉलिसीज में अपडेट होते रहते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर स्टेट है एनवायरनमेंट का, ठीक है, और हमने एक एक्शन परफॉर्म किया A1 से जो इमीडिएट रिवॉर्ड है वो तो अच्छा है भाई, वो तो अपना इंक्रीज हो रहा है, बट जो फ्यूचर है इसका अच्छा नहीं है, फ्यूचर में जो रिवॉर्ड है वो डिप्लीट हो रहा है या कम हो रहा है। तो ये बेसिकली बैलेंस कर देता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि फ्यूचर का भी तो देखना है, हमने करंट में तो अच्छे पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, अच्छे पॉइंट्स ले लिए, बट हमें ये मैं ये इंश्योर करना है जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो। सो दीज आर ऑल द डेफिनेशंस और टर्म्स यूज्ड इन योर रेनफोर्समेंट लर्निंग, ये सारे टूल्स हैं। ओके, तो हम एक फटाफट से ना फटाफट से एक एग्जांपल ले लेते हैं कैसे करना है। अभी तक आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि कैसे काम करता है हमारा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम फिर भी। ठीक है, एनवायरनमेंट ये मेज है। ठीक है, इस मेज को ना, ये जो एनवायरनमेंट है इसको एक पजल मत समझो, एक रूम समझो, जिसमें ना एक कोने कोने में ऐसे डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये कुछ कचड़े हैं जो इस रोबोट को उठाना है। तो इनिशियली अपना रोबोट इधर है,
ठीक है, इनिशियली इस पॉइंट पे उसको सारे जो रेड पॉइंट्स है वहां से कचरा उठाना है। सो स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन से होता है। इनिशियलाइजेशन हो गया, इनिशियलाइज फर्स्ट रैंडम पोजीशन पे हमने रोबोट को प्लेस कर दिया है रूम में। फाइन। अब ये जो रूम में रोबोट एक प्लेस हुआ है, ये एक पर्टिकुलर स्टेट है S1। स्टेट है S1। फिर उसने क्या किया ना, एक एक्शन परफॉर्म किया। वो इधर से आगे चले गया, ठीक है, यहाँ से उसने आगे मूव किया। ठीक है, तो आगे मूव किया तो उसको एक कुछ पॉइंट मिलेगा, जैसे हर स्टेप लेने का ना उसको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा -1, जो कि पेनल्टी रिवॉर्ड है। ठीक है, वो एक फिर एक स्टेट 2 में आ गया, क्योंकि अब रोबोट हमारा इधर है। ठीक है, बस एक स्टेट 2 में आ गया। तो फिर से उसने एक स्टेप लिया, फिर से एक स्टेप लिया, तो वो ऐसा स्टेट 2 से स्टेट 3 जा रहा है, स्टेट 3 से स्टेट 4 जा रहा है। और हर एक स्टेप में उसको -1 -1 -1 मिल रहा है, क्योंकि अभी तक उसने कुछ अच्छा काम किया नहीं हो, बस मूव हो रहा है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते 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 वो यहाँ पे पहुंच गया। जैसे वहाँ पे पहुंचा, उसको जैसे स्टेट 10 में उसको एक +10 का रिवॉर्ड मिल गया। फिर वो वापस घूम के आया, इधर आया। फॉर एग्जांपल वो स्टेट 15 में उसने वापस 10 लिया, और फाइनली वो इधर पहुंच गया कि वो स्टेट 30 में उसने वापस 10 का पॉइंट लिया। तो ये हो गया हमारा एक एपिसोड 1। वापस से ये रूटीन होता है। ये एपिसोड 1 हो गया। फिर एपिसोड 2 में फॉर एग्जांपल हमने ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहीं से शुरू किया। अब देखो, एपिसोड 1 में ये 10th स्टेप पे इसने यहाँ पे लिया था, तो उसको समझ में आ रहा है कि हमने स्टार्टिंग में ना कुछ ये स्टेप्स मिनिमाइज कर सकते हैं क्या, क्योंकि हर स्टेप के -1 मिल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल वो जो फर्स्ट रिवॉर्ड ले रहा है इस बार, वो S7 में ही ले रहा है 10 पॉइंट्स। दूसरा रिवॉर्ड जो ले रहा है वो ना वो 12th में ही ले रहा है 10 पॉइंट्स। और जो तीसरा रिवॉर्ड ले रहा है वो 25 में ही ले रहा है, S25 में ही 10 पॉइंट्स ले रहा है। ठीक है, तो वो वापस S3 एपिसोड 3 में जाएगा। तो अब वो क्या कर रहा है ना, थर्ड स्टेप पे ही वो 10 पॉइंट्स ले रहा है, या और 7th स्टेप में ही सेकेंड 10 पॉइंट्स ले रहा है, और 12th स्टेप में ही 10 पॉइंट्स ले रहा है। ऐसे हर एक एपिसोड में वो अपने एक्शंस, स्टेट एक्शंस पेयर को रिवाइज करता रहता है, पेनल्टी कम करता रहता है, रिवॉर्ड वो जल्दी से जल्दी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। So this is a very simple example of how things work in reinforcement learning. Basically on the go पॉलिसी अपडेट होती रहती है, जो पॉलिसी जो होती है, जो स्ट्रैटेजी होती है, वो अपडेट होती रहती है। ओके, अभी हम आ जाते हैं हमारे फाइनल टॉपिक पे, जो है टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। फटाफट से ये कवर कर लेते हैं। तो पहला टाइप होता है ना, वो होता है मॉडल फ्री। मॉडल फ्री हो गया। मॉडल फ्री का ये मतलब हुआ, जो एनवायरनमेंट है ना, उसके लिए हम कोई मॉडल नहीं बना रहे, उसके लिए कोई हमने अलग से एल्गोरिदम नहीं लिखा कि अगर हमारा स्टेप, अगर हमारे एजेंट ने एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म किया तो इसका रिवॉर्ड क्या होगा, वो फ्यूचर से ही उसको नहीं पता है, क्योंकि कोई मॉडल ही नहीं है प्रिडिक्ट करने का कि हमारा अगर एजेंट एक एनवायरनमेंट पे एक सर्टेन एक्शन परफॉर्म करता है तो उसको कैसा रिवॉर्ड मिलेगा। तो मॉडल फ्री एल्गोरिदम्स में क्या होता है ना, हमारा एजेंट ट्रायल एंड एरर करते 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 एक ऑप्टिमाइज्ड पॉलिसी बनाता है। देयर इज नो मॉडल ऑफ द एनवायरनमेंट। मॉडल का मतलब आप समझ सकते हो, एक सेटअप, एक मॉडल हमारे एक एनवायरनमेंट का ना एक सिमुलेशन सेटअप समझ सकते हो। ठीक है, सिमुलेशन सेटअप, तो ये नहीं होता है। सिमुलेशन सेटअप जैसे कि हमारे रोबोट के पास ना एक उसके मशीन में हमने जैसे एक रूम का ना मैप दे दिया है, तो ना रोबोट
उस मैप को पढ़ के डिसाइड ये पता कर सकता है कि डस्ट यहाँ यहाँ है और ये वाले स्टेप्स ले लेके मैं जल्दी डस्ट क्लीन कर पाऊंगा। तो वैसे मॉडल्स नहीं है, सिमुलेशंस नहीं है एनवायरनमेंट का। तो दैट टाइप ऑफ reinforcement लर्निंग इज कॉल्ड मॉडल फ्री। और इसके जो एल्गोरिथम्स होते हैं ये काफ़ी फेमस होते हैं, क्यू लर्निंग होते हैं, और एक सारसा करके भी है, ये भी काफ़ी फेमस है, डीप क्यू लर्निंग भी होते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा टाइप का जो है ये हो गया हमारे मॉडल बेस्ड। सब कुछ सेम रहेगा, ओनली डिफरेंसेस मॉडल्स रहते हैं इसमें। एनवायरनमेंट का ना एक मॉडलिंग करके रख दिया है, एक सिमुलेशन सेटअप दे दिया है हमारे एजेंट को। तो एजेंट क्या होता है ना, वो सिमुलेशन सेटअप को देख देख के जल्दी जल्दी एक्शंस लेता है, फास्ट फास्ट एक्शंस लेता है, और वो ज़्यादा ट्रायल एंड एरर नहीं करता। ठीक है, उसको पता है कि फ्यूचर रिवॉर्ड क्या है, अगर मैं ये स्टेप लूंगा तो रिवॉर्ड -5 है, अगर एक पर्टिकुलर स्टेप लूंगा तो रिवॉर्ड -10 है, तो माइनस जिसमें पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल रहा है वो लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जो सिमुलेशन होता है हमारे एनवायरनमेंट का, सिमुलेशन का कुछ नहीं है, एक मैथमेटिकल सेटअप है, हमारे एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करता है कि ऐसे स्टेट पे पॉजिटिव रिवॉर्ड है, ऐसे स्टेट पे नेगेटिव रिवॉर्ड है, तो वो रहता है। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब हम मॉडल बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं ही, तो मॉडल फ्री क्यों करना, क्यों कॉम्प्लेक्स ट्रायल एंड एरर ज़्यादा इटरेशंस में सिखाने का है। इसका ये आंसर है कि जब हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जैसे ड्रोन एक डेंस फॉरेस्ट में जा रहा है, तो आप इमेजिन कर लो उसका सिमुलेशन मॉडल बिल्ड करने के लिए लैक्स ऑफ क्रोज ऑफ सिचुएशन एनकोड करने के लिए कि इस स्टेट में पॉइंट ऐसा रहेगा, वो सारे रूल्स मैथमेटिकली सिमुलेशन के थ्रू एक्सप्लेन या एम्बेड करने के लिए हेक्टिक टास्क है। इट इज नॉट पॉसिबल इन सिंपल टर्म्स। तो जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जितने कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग टास्क है, जितना फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट है आपका कि बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, उस केस में हम मॉडल फ्री अडाप्ट करते हैं। और थोड़ा ज़्यादा सिंपल है, हम सिमुलेशन सेटअप कर सकते हैं एनवायरनमेंट का, उसका मॉडल बेस्ड है। तो इसके जो भी एल्गोरिदम्स होते हैं, मेरे को जो एक याद आ रहा है, कुछ डायना क्यू करके है, ठीक है, एक डायना क्यू करके एल्गोरिदम है जो इसमें यूज होता है। तीसरा और आखिरी टाइप जो होता है वो होता है पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड। इट इज वेरी सिमिलर और इट इज नॉट एक्चुअली सिमिलर, ये थोड़ा गलत हो जाएगा यूज करना, इट इज अ सबसेट ऑफ मॉडल फ्री एल्गोरिदम। मॉडल फ्री टाइप का एल्गोरिदम का एक सेटअप है, हाँ सबसेट है। कैसे सबसेट है, इसमें भी सेम है, इसमें कोई मॉडल नहीं होता है, बस जो हमारे जो पॉलिसीज जो अपडेट होते हैं ना, उसमें डिफरेंस है। इसमें हम ग्रेडियंट एसेंट यूज करते हैं, ग्रेडियंट एसेंट यूज करते हैं, जो डायरेक्टली हमारे पॉलिसी को रिफाइन कर देता है टू मैक्सिमाइज रिवॉर्ड्स। तो जैसा आपने ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा होगा जो लॉस मिनिमाइजेशन में यूज होता है, तो ग्रेडियंट एसेंट रिवॉर्ड मैक्सिमाइजेशन में यूज होता है। तो बेसिकली जो मॉडल फ्री में जो पॉलिसी रिफाइनमेंट होती है, जो पॉलिसी अपडेट होती है, वो थ्रू क्या होती है ना, वैल्यू फंक्शन होती है। थ्रू वैल्यू फंक्शंस हम पॉलिसी को अपडेट करते हैं। एक एक्शन लिया गया तो हमारा पहले वैल्यू फंक्शन वो होता है, अपडेट होता है, उस अपडेट होने के बाद हमारे पॉलिसी अपडेट होते हैं। ठीक है, बट पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड में हमारा ग्रेडियंट एसेंट टेक्निक डायरेक्टली पॉलिसी रिफाइनमेंट कर देता है विदाउट वैल्यू फंक्शंस। तो ये वैसे केस में यूज होता है
यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक सिस्टम है। डायनेमिक मतलब ऑन द गो आपको काफ़ी सारे सिचुएशंस चेंज हो सकते हैं। जैसे ड्रोन अभी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में अचानक से बारिश होने लगी, तो अब वैसे जैसे सिचुएशंस में ना जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल सिचुएशंस हो सकते हैं, ठीक है, ऑन द गो पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, उस केस में पॉलिसी ग्रेडियंट यूज किया जाता है, एंड इट इज वेरी सिमिलर टू मॉडल फ्री, जस्ट the way how policy is refined or updated, it is different. Okay, वो on the go through gradient ascent, not descent, gradient ascent, क्योंकि यहाँ रिवॉर्ड मैक्सिमाइज करने की बात की गई है, तो वो वैसे काम करता है। सो फाइनली हम एंड में आ गए हैं इस वीडियो के। तो हमने इस वीडियो में देखा कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग की हमने उसको डिफाइन किया, फिर हमने उसका एम देखा, सारे टर्म्स देखे, एग्जाम्पल लिया। हालांकि मैं ये बोलूँगा जो एग्जाम्पल दिया मैंने ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड नहीं किया, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स थ्रू आउट डेफिनेशन, एम, टर्म्स, हर एक केस में मैं एग्जाम्पल दे रहा था। बट स्टिल हमने एक रूम ट्रेनिंग रोबोट का एग्जाम्पल देखा, फिर हमने फाइनली हम टाइप्स में आ गए, जो हमें डिफरेंट टाइप का एल्गोरिदम्स बता रहा था कि क्या क्या होते हैं। ओके, सो इस वीडियो का यही पर्पस था कि ये इंटरव्यू पर्पस से के लिए बनाया गया है, तो मैं एक वाइड एस्पेक्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग कवर करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे हम ए टू जेड सारी चीज़ें रीइंफोर्समेंट लर्निंग की रिवाइज कर लें। मैंने कोई एक पर्टिकुलर जैसे पॉलिसी ग्रेडियंट हो गया, जो सॉरी मैंने इसके एग्जांपल्स नहीं दिए। पॉलिसी ग्रेडियंट का जो एग्जांपल है वो एक रीइंफोर्स करके एल्गोरिदम होता है, एक वो एल्गोरिदम हो गया। और एक एक्शन क्रिटिक करके भी एक एल्गोरिदम होता है, वो यूज हुआ जाता है। रियली सॉरी फॉर दैट कि मैंने इसके एल्गोरिदम्स नहीं बताया। Okay? तो इस वीडियो का जो फोकस था वो था कि एक होलिस्टिक अप्रोच विथ वेरी फाइन डिटेल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मैंने आपको ये नहीं समझाया कि कोड करके नहीं दिखाया कि रीइंफोर्स एल्गोरिदम कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। वो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर आपके रेज्यूमे में आपने री इन्फोर्स लिखा है, आपने यूज किया है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, सो आई होप आपको वो इम्प्लीमेंटेशन पता होगी, क्यों यूज किया, कैसे यूज किया, कौन सी लाइब्रेरीज यूज की, ठीक है, किस केस में यूज किया, दैट विल कम फ्रॉम योर रेज्यूमे। ऐसे हमने ए टू जेड सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए। थैंक यू सो मच। सो टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।